वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स को स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हमने उसके एंजाइम्स बहुत सारी ट्रिक्स के साथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, लाइजेस, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, लाइगेजेस, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इन सब को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस को लर्न करने के लिए ट्रिक्स भी पढ़ी थी। आज हम सेकेंड टूल ले रहे हैं, दैट इज वेक्टर। हमने लास्ट क्लास में बार बार कहा था कि फॉरेन डीएनए जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और वेक्टर दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं ताकि वो इजीली लाइगेट हो सके, जुड़ सके। नाउ व्हाट इज दिस वेक्टर विच वी आर टॉकिंग अबाउट? सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज वेक्टर्स। इन्हें हमने पूरा नाम दिया था क्लोनिंग वेक्टर्स। क्यों, वो आज की क्लास में आपको समझ आएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोनिंग वेक्टर्स नाउ वेक्टर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, एक आप ऐसा मानिए कि एक टैक्सी या बस की तरह है जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल तक पहुंचाने का काम करेगी, राइट? सो व्हाट इट इज अ करियर और अ व्हीकल which delivers फॉरेन डीएनए, जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन है, डिलीवर्स फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, राइट? तो ये बेसिकली करियर या व्हीकल है, इसीलिए इसे जीन टैक्सी भी बोलते हैं। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जीन टैक्सी क्या है? वेक्टर्स का ही दूसरा नाम है। इसी में बैठ के फॉरेन डीएनए होस्ट सेल तक पहुंचेगा। अब क्यों इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स? एक्चुअली स्टूडेंट्स, वेक्टर जो है कोई भी ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसके साथ नंबर 1 हम आसानी से इजीली फॉरेन डीएनए को लिंक कर सकें। पहला कि इट शुड बी एबल टू अकोमोडेट और टू लिंक विथ द फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए को एलियन डीएनए भी बोलते हैं। एलियन जैसे आप जानते हैं जादू, कोई मिल गया वाला, दूसरे प्लैनेट से आता है, तो ऐसे ये दूसरी जगह से आ रहा है, तो फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए के साथ इजीली लिंक हो सके, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो उसके साथ लिंक होगा तो वेक्टर जो होता है वो कोई ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल होता है, अभी हम पढ़ेंगे, जो कि खुद रेप्लिकेट हो सकता है, यानी खुद अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता हो। तो जब उसके साथ फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया जाता है, तो जब उसका रेप्लिकेशन होगा उसके खुद के डीएनए का, तो फॉरेन डीएनए का भी रेप्लिकेशन हो जाएगा, यानी उसकी भी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब हम उसे होस्ट सेल के अंदर डालें तो वो होस्ट सेल के डीएनए के साथ फॉरेन डीएनए जुड़ ही जाए, लेकिन अगर वेक्टर साथ में होगा तो वेक्टर उस सेल के अंदर अपना खुद का रेप्लिकेशन कर सकता है। फॉरेन जीन खुद का रेप्लिकेशन डायरेक्टली नहीं कर सकती है, या तो वो होस्ट सेल के डीएनए के साथ जुड़े, जो जरूरी नहीं है, तो हमने उसे ऑलरेडी वेक्टर के साथ अटैच करके भेजा है। और वेक्टर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो खुद अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। तो जब वेक्टर रेप्लिकेट करेगा तो ऑटोमेटिकली फॉरेन जीन भी होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करेगी और हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन विल बी प्रोड्यूस्ड, जिससे कि बहुत सारा इंसुलिन बनेगा और उस इंसुलिन को हम फिर लार्ज स्केल पे यूज कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। दूसरा, वेक्टर जो है वो इजीली लिंक कर पाता हो फॉरेन डीएनए के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर उसे इजीली लिंक होना है, यानी कि उसके पास भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए काम करने वाली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होनी चाहिए, राइट? यानी कि क्लोनिंग साइट होनी चाहिए या रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कर सके। तो उसके पास एक तो खुद की रेप्लिकेशन की साइट होनी चाहिए, उसके पास खुद का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिस पे काम कर सके, रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, वो छोटा साइज का होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, एंड उस वेक्टर के पास में कुछ ऐसा स्पेशल होना चाहिए जिससे कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक वेक्टर है, मान लीजिए
और इसके अंदर हमने हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सॉरी ये वेक्टर है मान लीजिए, हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया इसमें, ये ऐड कर दिया और हमने इसको होस्ट सेल के अंदर पहुंचा दिया। ठीक है, सपोज ये हमने इसको होस्ट सेल के अंदर पहुंचा दिया। अब ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि ये होस्ट सेल के अंदर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि ये सब बहुत माइक्रोस्कोपिक प्रोसेसेस हैं, हमें आंखों से तो दिख नहीं रहे हैं। वी डोंट नो उस सेल के अंदर ये पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, और अगर ये पहुंचा है तो क्या इसके साथ हमारा फॉरेन डीएनए लिंक हुआ था या नहीं हुआ था, ये सब चांस पे डिपेंड करता है। तो उस वेक्टर के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो हमें ये डिफ्रेंशिएट करवा सके, हमें बता सके नंबर 1 क्या ये वेक्टर सेल में पहुंचा है, और अगर ये पहुंचा है तो क्या इसके साथ फॉरेन जीन लिंक्ड है, यानी कि क्या ये रिकॉम्बिनेंट है या ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, यानी इसके साथ डीएनए फॉरेन डीएनए लिंक नहीं हो पाया ठीक से। तो हमें ये सब कुछ पता कैसे चलेगा, उसके लिए इस वेक्टर के पास कुछ मार्कर्स होने चाहिए। और डिटेल में अच्छे से आपको समझ आएगा जब हम इस क्लास को आगे लेके जाएंगे, हम जब प्रोसेसेस पढ़ेंगे। बट इसके पास कुछ ऐसा मार्कर होना चाहिए जिससे हम मार्क कर सके, याद रखने का तरीका, मार्क कर सके कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना भी है कि नहीं बना है, ये हमको क्लियर हो सके, राइट। और क्योंकि ये पर्टिकुलर है उस वेक्टर के लिए, तो हम इसे सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं, क्योंकि हमें सिलेक्ट करवाएगा कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो इसके पास खुद की रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए नंबर 1, ताकि ये होस्ट सेल के अंदर जाके मल्टीप्लाई करे, और जब ये मल्टीप्लाई करे तो हमारा जो फॉरेन डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डिजायर्ड जीन है, वो भी मल्टीप्लाई करे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि इसको लिंक होना है फॉरेन डीएनए के साथ, तो इसके पास में रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए जहां पर सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कर सके। नंबर 3, इसका साइज स्मॉल होना चाहिए। और नंबर 4, इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए ताकि हम पता लगा सकें कि रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो इसके पास होनी चाहिए, राइट। सो हम यही सब अब लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं, राइट। सो इनको जीन टैक्सी भी बोलते हैं, as we have just discussed. Now, क्या 2 मेन कैरेक्टर्स होने चाहिए? नंबर 1, they should be able to link with foreign DNA, फॉरेन या एलियन डीएनए, हम बार बार नहीं लिखेंगे, मैं एक बार लिख देती हूँ, एलियन डीएनए। पहली बात तो लिंकिंग होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। दूसरा, सेल्फ रेप्लिकेशन होना चाहिए, और it should be able to differentiate between recombinant and non-recombinant, ऐसा कुछ उसके अंदर होना चाहिए जिससे हम पता लगा सके कि वो लिंक हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर लिंक हुआ है तो वो अंदर पहुंचा है नहीं पहुंचा है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। So it should be able to select recombinant, we can write it should be able to select between recombinant and non-recombinant, राइट। ये 2 मेन फीचर्स हैं इसके, प्लस सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सो क्या क्या होना चाहिए वेक्टर के पास? एन आइडियल वेक्टर शुड हैव, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन आता ही है। नाउ सबसे पहले नंबर 1, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, राइट। तो डीएनए का वो सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो सकता है, यानी मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन शुरू हो सकता है, उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट कहते हैं, यानी ओराई साइट, ORI, ओराई साइट या ओराई रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब सिंपल सा आप समझ लो, मल्टीपल कॉपीज जहां से बनना शुरू होंगी, जहां से वो सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ डिविजन शुरू करेगा, डुप्लीकेशन शुरू करेगा, ओराई साइट। सो व्हाट इज ओराई साइट? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वी कैन राइट इन डीएनए from where replication starts. This is important, ये definition पे question आता है। From where replication starts, जैसा कि इसके नाम ही है
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहीं पे डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करेगा काम करना और न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ के और फिर उसकी कॉपीज बनाएगा। कैसे वो हम पढ़ेंगे बाद में। नाउ यहां से रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है। अगर हम इस साइट पर फॉरेन डीएनए को लिंक कर दें तो जब ये रेप्लिकेशन शुरू करेगा तो फॉरेन डीएनए का भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो इफ फॉरेन डीएनए इज linked to ori, then it will also replicate in host cell. It will also replicate in host cell. Otherwise student, दूसरा तरीका क्या था कि वो होस्ट सेल के डीएनए के साथ जुड़े, जो जरूरी नहीं है, बहुत मुश्किल है, तो हमने वेक्टर के साथ उसको भेज दिया। वेक्टर में ऑटोमेटिक खुद के डिविजन्स होते हैं, तो साथ में ये जो लिंक्ड है फॉरेन डीएनए ये भी रेप्लिकेट कर जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज ध्यान से समझिएगा। नाउ ओराई साइट्स जो होती हैं ये जनरली अगर वो वेक्टर प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट से हमने लिया है जैसे प्लाज्मिड, तो एक ओराई साइट रहती है, और अगर यूकैरियोटिक है तो मल्टीपल होती हैं। सो ओराई साइट जो है दे आर वन इन प्रोकैरियोटिक वेक्टर and more than one in eukaryotic vector। अगर वो वेक्टर यूकैरियोट से बनाया गया है, लिया गया है, आइसोलेट हुआ है, लाइक दिस, राइट। नाउ ये जो ओराई साइट है यहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा, तो ये भी डिसाइड करेगा कि कितनी कॉपीज बननी है। अगर आप चाहते हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसको यूज करना, तो आप क्या चाहोगे कि उसकी ज्यादा कॉपीज बनेगी, कम कॉपीज बने, क्योंकि जितनी कॉपीज वेक्टर की बनेंगी उतनी कॉपीज उससे लिंक्ड हमारे फॉरेन डीएनए की भी बनेंगी, उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा, उतना ही हमें बेनिफिट होगा। यानी हम क्या चाहते हैं, हाई कॉपी नंबर, वी वांट हाई कॉपी नंबर। हम चाहते हैं हम ऐसा वेक्टर यूज करें जिसका हाई कॉपी नंबर हो। डोंट गेट कंफ्यूज, ओराई साइट तो एक ही है पर उस साइट से मल्टीपल कॉपीज बन रही हैं। जितनी ज्यादा कॉपी जो ओराई बना सकता है हम उस वाले को प्रेफरेंस के साथ चूज करेंगे। सो ओराई डिसाइड्स और इट कंट्रोल्स कॉपी नंबर ऑफ डीएनए। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी नंबर मीन्स नंबर ऑफ रेप्लिकेटेड कॉपीज ऑफ डीएनए फॉर्म्ड, उसे हम कॉपी नंबर बोलते हैं। तो हमें आइडियल वेक्टर में क्या चाहिए, हाई कॉपी नंबर वेक्टर प्रेफर्ड। ये क्वेश्चन पूछते हैं हाई कॉपी नंबर वाला प्रेफर्ड है या लो कॉपी नंबर वाला, हाई कॉपी नंबर वाला, ताकि हमें मल्टीपल कॉपीज मिले और उसके साथ मल्टीपल कॉपीज फॉरेन जीन की भी मिल जाए जो लिंक्ड है। नाउ ये जो ओराई होता है स्टूडेंट्स, ये इसे कौन कंट्रोल करता है, इसके लिए उस वेक्टर के पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं। वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, एक्चुअली यहां से वो स्टार्ट करवाते हैं। एक्चुअली जब वो प्रोटीन जाके इस ओराई के ऊपर जुड़ता है तो डीएनए पॉलीमरेज इस ओराई को रिकॉग्नाइज करता है, और हम जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज जो है वो फिर उस पे एग्जिस्टिंग डीएनए टेम्पलेट पे उसकी कॉपी बना के और फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। तो ओराई साइट के बाद उस वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, आरओपी मीन्स ऐसे प्रोटीन्स जो भी प्लाज्मिड है, वेक्टर है, उसके रेप्लिकेशन के लिए कोड करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है ये आरओपी। तो वो जो सेगमेंट है डीएनए का, वो जो जीन्स हैं जो उन प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहे हैं, जो रेप्लिकेशन करवाने वाले हैं, उसे आरओपी बोलते हैं, राइट। सो आरओपी कोड्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट इस लाइन पर, कोड्स फॉर प्रोटीन्स required in synthesis or we can say in replication of plasmid। हम प्लाज्मिड का नाम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्लाज्मिड मोस्ट कॉमन वेक्टर है जो हम यूज करते हैं, बट एक्चुअली इट कैन बी एनी वेक्टर वट एवर यू आर टेकिंग। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच साइट कोड्स फॉर प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड।
और रेप्लिकेशन शुरू कहाँ से होगा? वो ओराई से होगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओराई से रेप्लिकेशन शुरू होगा, यानी यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा और डीएनए के टेम्पलेट बनाएगा, बट उसके लिए जो प्रोटीन्स हैं वो कहाँ से आएंगे? वो कौन बनाएगा? रॉप वाला जो रीजन है, एरिया है, वो बनाएगा। नाउ थर्ड, इट शुड हैव अ स्मॉल साइज। हम पढ़ रहे हैं आइडियल वेक्टर में क्या होना चाहिए? स्मॉल साइज। ये तो डायरेक्ट पॉइंट है, क्योंकि अगर लार्ज साइज होता है तो वो जब हम प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उसमें कई बार डिस्ट्रॉय हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। नाउ फोर्थ, क्लोनिंग साइट्स या रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट नाम से समझ में आ रहा है, रेस्ट्रिक्शन साइट यानी जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करेगा और उसको सीक्वेंस में तोड़ेगा। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। सपोज करिए कि एक ये वेक्टर है, लेट अस सपोज दिस इज अ वेक्टर, ठीक है, एक डीएनए है का मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड। सपोज करिए कि इसमें हमें इको R1, यानी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है एस्चर्चिया कोलाई RY13 से जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, हमें उससे अटैक करवाना है इस पे। और मान लीजिए इसके पास में इको R1 काम कर सके, वो वाली 5 साइट्स हैं। सपोज ये यहाँ 5 जगह वो अटैक कर सकता है, या 4-5 जगह अटैक कर सकता है इको R1, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब इको R1 के लिए जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हैं वो 5 हैं। क्या थे? GAATTC, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, राइट, वो 5 होंगे। अब सपोज हमने इको R1 डाला इसके अंदर, तो ये तो 5 जगह काट देगा, और जब ये 5 जगह काट देगा और जब हम अपना फॉरेन डीएनए डालेंगे तो वो तो सब हौच पौच हो जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे कि रेस्ट्रिक्शन साइट कम हो या ज्यादा हो? हम चाहेंगे एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। सपोज ये है, सिर्फ एक सीक्वेंस है, आप जैसे इको R1 डालोगे, क्योंकि इको R1 क्या करता है, पहले डीएनए को इंस्पेक्ट करता है, हमने पढ़ा था, वो इंस्पेक्शन करेगा और सिर्फ एक जगह उसे साइट दिखेगी, सीधे इस जगह काट देगा, और एक ही साइट पे कटा है। तो जब हम फ्लैंकिंग सीक्वेंस, हमारा डिजायर्ड जीन जो कि इको R1 से ही हमने कटवाया है, उसको भी इसी से हमने कट किया है, जब हम उसको ऐड करेंगे तो वो इजीली इसको पहचान के अटैच हो जाएगा। जबकि अगर मल्टीपल कट्स होंगे, इट विल कॉज ग्रेट प्रॉब्लम, सब कंफ्यूजन होगा जीन क्लोनिंग में। तो इसका मतलब क्लोनिंग साइट्स हम क्या चाहते हैं? कम हो या ज्यादा हो? हम चाहते हैं कम हो, प्रेफरेबली एक हो। एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही क्लोनिंग साइट हो। क्लोनिंग साइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहीं पे हमारा फॉरेन डीएनए जुड़ने वाला है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहीं पर कट करने वाला है। हम कम चाहते हैं, हाई कॉपी नंबर चाहते हैं। कॉपी नंबर हाई होगा पर क्लोनिंग साइट कम होंगी। क्लियर? कॉपी नंबर मतलब कॉपीज मल्टीपल चाहते हैं पर रेस्ट्रिक्शन साइट एक ही चाहते हैं। सो दे शुड हैव प्रेफरेबली 1 क्लोनिंग साइट या वेरी फ्यू, कम से कम। वैसे तो प्रेफरेंस क्या है कि एक ही क्लोनिंग साइट होना चाहिए। एंड व्हाट इज क्लोनिंग साइट? क्लोनिंग साइट मीन्स इट इज ऑल्सो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वेयर restriction enzyme or restriction endonuclease can cut the vector. वही सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके वो कट करेगा, उसे हम रेस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट कहते हैं। नाउ द फिफ्थ, हमने देखा इजीली लिंक होना चाहिए। लिंक होने के लिए क्लोनिंग साइट है, स्मॉल साइज होना चाहिए और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। उसके लिए ओराई और आरओपी, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये था कि ऐसा वेक्टर में क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि हम उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकें कि डीएनए, फॉरेन डीएनए लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। सो द नेक्स्ट इज दैट इट शुड हैव सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स, नाउ सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या करते हैं? दे हेल्प्स टू आइडेंटिफाई जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे हम इसके कारण। कैसे हम पढ़ेंगे, और उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, और जो रिकॉम्बिनेंट है उसकी सिलेक्टिव ग्रोथ हम करवा देंगे जिससे हमको हमारा प्रोडक्ट मिलने वाला है। सो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड एलिमिनेट
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड permits selective growth of only recombinant. So this is important. ये इनके बीच में डिफरेंस करवाएगा. अब what is selective marker? You note this down, then we'll talk about it. Now students, let's try to understand a little bit about selective markers. हालांकि इसका जब हम प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, टेक्निक्स पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज करिए कि ये एक वेक्टर है, प्लाज्मिड है, वेक्टर है. इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर है. सिलेक्टेबल मार्कर मतलब लेट्स सपोज इसके पास इस प्लाज्मिड में एक ऐसा जीन है जो इसे एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और एक और जीन है जो इसे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. ठीक है. और इसी जगह पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए भी साइट्स हैं, वो सीक्वेंसेस हैं जिस पे पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कर सकता है. नाउ फॉर एग्जांपल, हमने हमारे फॉरेन डीएनए को और इस वेक्टर को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, और वो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, सपोज वो इस जगह काटने वाला था, तो यानी कि हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो भी कहाँ जुड़ेगा? इसी जगह जुड़ेगा. ठीक है. और जब वो इस जगह जुड़ेगा तो यहाँ का जो डीएनए है वो उससे रिप्लेस हो जाएगा, और जब वो उससे रिप्लेस हो जाएगा तो क्या अब टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला जीन बचेगा? नहीं बचेगा. तो क्या अब इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रहेगी? नहीं रहेगी. राइट. पहले एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए रेजिस्टेंस था, अब सिर्फ एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है. कैसे पहचानोगे आप? अगर हम इसे एम्पिसिलिन के सॉल्यूशन में डालें तो ये वाला बच जाएगा, और जो नॉर्मल वाला था, सपोज करिए किसी कारण से ये लिंक नहीं हो पाया. अगर लिंक नहीं हो पाया तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाली साइड भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली साइड भी है. मान लीजिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने नहीं कट किया, या डीएनए लाइगेज उनको जोड़ नहीं पाया, कुछ भी कारण हुआ, या अल्कलाइन फॉस्फेटेज नहीं था तो सेल्फ लिंकिंग हो गई जुड़ने के पहले ही, किसी भी कारण से, बट ये ज्वाइनिंग नहीं हो पाई. नाउ इसको अगर आप एम्पिसिलिन में डालोगे तो क्या ये मरेगा? नहीं मरेगा, ये रेजिस्टेंट है. ये भी नहीं मरेगा, दोनों नहीं मरेंगे. पर अगर हम टेट्रासाइक्लिन में इस वेक्टर को डालें, एक्चुअली होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने के बाद डालते हैं, एग्जैक्टली जिसे हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं, उस टेक्निक को हम बाद में पढ़ेंगे. मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ अभी. सपोज हमने इसे टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन में डाला, क्या ये बैक्टीरिया मरेगा? जो वेक्टर है जिसमें इंसर्ट नहीं पहुंचा है, फॉरेन डीएनए नहीं लिंक हुआ, क्या ये मरेगा? नहीं मरेगा. क्या ये मरेगा? मर जाएगा. तो हमें ये पता चल गया कि किस वाले में हमारा जीन इंसर्ट हुआ है, हमारा फॉरेन डीएनए. जो टेट्रासाइक्लिन के अंदर डाई हो रहा है, एम्पिसिलिन में नहीं हो रहा. और अगर दोनों में डाई नहीं हो रहा मतलब फॉरेन इंसर्ट नहीं पहुंचा, यानी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिवेट हो गया. इसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं. तो हमने इस तरह से पहचान लिया इन सिलेक्टिव मार्कर के कारण कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है. और यही तो हम बात कर रहे हैं कि सिलेक्टिव मार्कर क्या करता है? नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचान के इसको हम हटा देंगे, अब इसकी ग्रोथ नहीं करेंगे, और जो रिकॉम्बिनेंट है उनकी फिर हम ग्रो होने देंगे. दिस इज व्हाट वी सेड. नाउ सो लेट्स राइट हियर सिलेक्टिव मार्कर्स जो हैं, सिलेक्टिव मार्कर्स फॉर ई कोलाई, क्योंकि ई कोलाई मोस्ट कॉमन होस्ट सेल जो हम यूज करते हैं वो ई कोलाई ही करते हैं. सो हमें इसका सिलेक्टिव मार्कर्स पता होने चाहिए, क्योंकि जो होस्ट सेल है ई कोलाई नॉर्मली उसके पास में एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता. लेकिन अगर हम वेक्टर उसके अंदर चला गया, अगर हमें ये पता करना है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा. और अगर उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो एम्पिसिलिन के लिए तो रेजिस्टेंट रहेगा, पर क्या वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस होगा? वो ई कोलाई नहीं होगा.
टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन में डालते ही वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वेक्टर है उसके अंदर हमारा फॉरेन जीन लिंक्ड है जिसने टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिवेट कर दिया। तो हम पहचान लेंगे कि वेक्टर पहुंचा है या नहीं अंदर। अगर वेक्टर पहुंचा ही नहीं है तो ये दोनों सॉल्यूशन में मर जाएगा। अगर वेक्टर पहुंचा है पर फॉरेन डीएनए लिंक नहीं है तो ये दोनों सॉल्यूशन में जिंदा रहेगा। और अगर वेक्टर पहुंचा है पर फॉरेन जीन इंसर्टेड है तो सिर्फ एम्पिसिलिन में जिंदा रहेगा, टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, इसका डायग्राम वगैरह हम सब कुछ बनाएंगे बाद में। सो सिलेक्टिव मार्कर्स फॉर ई कोलाई क्या होते हैं? दे आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। रेजिस्टेंट जीन्स कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स के लिए हैं? एम्पिसिलिन, क्योंकि इनके लिए ये नॉर्मली वो नहीं होता है रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन, देन टेट्रासाइक्लिन, ये 4 एंटीबायोटिक्स के नाम आपको आने चाहिए, टेट्रासाइक्लिन, देन क्लोरमफेनिकॉल, एंड देन कानामाइसिन, टीबी के ट्रीटमेंट में जो यूज करते हैं कानामाइसिन। और भी अलग अलग होस्ट सेल के लिए अलग अलग मार्कर्स हैं। हम इन मार्कर्स की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज नॉर्मली, यानी अगर कुछ वेक्टर वगैरह अंदर नहीं पहुंचाया है, ई कोलाई इज नॉट रेजिस्टेंट टू एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। नॉर्मली ये किसी भी इनमें से चारों में से एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट नहीं होता है। अगर वेक्टर पहुंच गया है तो ये रेजिस्टेंट हो जाएगा, राइट? केवल वेक्टर पहुंचा, डीएनए लिंक नहीं हुआ, तो दोनों के लिए जो जो भी सिलेक्टिव मार्कर हैं अलग अलग हो सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं। और क्यों, ये भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस तरह से हम पहचान लेंगे कि होस्ट सेल अगर दोनों में मर रहा है या एक में मर रहा है या दोनों में जिंदा है, इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो सिलेक्टिव मार्कर्स फॉर ई कोलाई। नाउ एक और सिलेक्टिव मार्कर होता है। अगर हम सिलेक्टिव मार्कर्स की बात करें, सिलेक्टिव मार्कर्स जनरली क्या क्या होते हैं? या तो कोई एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन होगा, राइट? ये हम कब लेंगे? ऐसा वेक्टर कब लेंगे हम? ऐसा वेक्टर तब लेंगे जब होस्ट सेल उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट ना हो और वेक्टर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है। तो हमें पता चल जाएगा जब हम अंदर डालेंगे कि वो अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एक तरह का सिलेक्टेबल मार्कर है, जो जैसा हमने अभी अभी डिस्कस भी किया। दूसरे तरह का सिलेक्टेबल मार्कर क्या हो सकता है? एक एंजाइम होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम एंजाइम टाइप बोलते हैं, जिसका जीन होता है लैक-जेड जीन। ये लैक-जेड जीन जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी हम कमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में। ये एक एंजाइम के लिए कोड करता है। इट कोड फॉर बीटा गैलेक्टोज। सो बीटा गैलेक्टेज हो जाएगा एंजाइम का नाम, बीटा गैलेक्टेज एंजाइम। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दे तो रटा होना चाहिए आपको। कैसे समझिएगा? फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर है। अब हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, राइट? हमने क्या किया? सपोज इसके पास ये लैक-जेड जीन है और यहीं पर इसकी क्लोनिंग साइट भी है। फॉर एग्जाम्पल इको R1 के लिए मान लीजिए, राइट? इको R1 जैसे इसे कट करेगा, क्या ये जीन अब यहाँ प्रेजेंट रहेगा? नहीं रहेगा, ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, जीन गया। जब जीन नहीं होगा तो क्या बीटा गैलेक्टेज बनेगा? नहीं बनेगा। सपोज आपने इसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया और इस होस्ट सेल को आपने ग्लूकोज के सॉल्यूशन में डाल दिया, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यानी कि लैक्टोज के सॉल्यूशन में आपने सपोज इसको अंदर डाल दिया, ठीक है? ये बीटा गैलेक्टेज है तो ये गैलेक्टोज को तोड़ेगा, और जब ये गैलेक्टोज ये लैक्टोज को तोड़ेगा, किसमें? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। और इसी सॉल्यूशन में हमने आयोडीन भी मिक्स कर दी, और हम जानते हैं कि ग्लूकोज आयोडीन के साथ मिलकर ब्लू कलर देता है। अगर इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या था? ब्लू चेंज हुआ है, यानी ग्लूकोज आयोडीन के साथ मिला है,
राइट। ग्लूकोज आयोडीन के साथ मिला है मतलब ग्लूकोज बना है। ग्लूकोज बना कैसे है, मतलब लैक्टोज टूटा है। लैक्टोज टूटा कैसे है, ये एंजाइम प्रेजेंट है। ये एंजाइम कब प्रेजेंट है, जब ये जीन प्रेजेंट है। और अगर ये जीन प्रेजेंट है तो क्या हमारा फॉरेन डीएनए अंदर गया है, नहीं गया है। तो अगर ब्लू कलर आया मतलब हमारा फॉरेन डीएनए अंदर नहीं गया है। और अगर ब्लू कलर नहीं आया, अगर व्हाइट कलर रहा, मतलब ग्लूकोज ही नहीं बना, यानी कि ये एंजाइम ही नहीं बना होगा, यानी कि ये जीन अगर व्हाइट कलर है मतलब ग्लूकोज नहीं बना। ग्लूकोज नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि इसने इसको तोड़ा नहीं होगा, राइट। एक सेकेंड, अगर इसने तोड़ा है तो ब्लू कलर आएगा, और तोड़ा है मतलब यहां पर इंसर्ट नहीं आया है, राइट, हम सही बोल रहे हैं। और अगर व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर मतलब ग्लूकोज आयोडीन के साथ नहीं मिला, नहीं मिला मतलब लैक्टोज नहीं टूटा होगा, यानी बीटा गैलेक्टोज एंजाइम नहीं बना होगा, यानी लैग जेड जीन नहीं होगा, यानी कि फॉरेन इंसर्ट हुआ है। तो अगर फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है तो ब्लू, और अगर हुआ है यानी ये जीन डीएक्टिवेट हो गया है तो ये कलर ब्लू नहीं आएगा, ये कौन सा आएगा, व्हाइट। इसे ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स जस्ट राइट अबाउट इट। सिलेक्टिव मार्कर्स इस तरह से डिफरेंशिएट करवा देंगे कि फॉरेन जीन लिंक हुआ है या फॉरेन जीन लिंक नहीं हुआ है। अब ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, ओराई, आरओपी, स्मॉल साइज एंड व्हाट डू यू से रेस्ट्रिक्शन साइट्स या क्लोनिंग साइट्स, ये सब होना चाहिए एक आइडियल मार्कर वेक्टर में। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर है वो प्रोकैरियोटिक होता है, क्योंकि जनरली हम ई कोलाई होस्ट सेल की तरह यूज करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर जो होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर, दैट इज प्लाज्मिड। हालांकि अब बहुत सारे और वेक्टर्स आ गए हैं, और कौन सा वेक्टर यूज करना है, प्लाज्मिड करना है या कोई और वेक्टर यूज करना है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि जो हमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट करना है उसका साइज कितना है, कितनी न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है जो हमें उसके अंदर इंसर्ट करना है। सो वेक्टर टू बी यूज्ड डिपेंड्स ऑन, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ इंसर्ट। इंसर्ट मीन्स जो हम इंसर्ट करेंगे फॉरेन डीएनए, उसके साइज पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा वेक्टर यूज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्लाज्मिड, जो कन्वेंशनल वेक्टर्स हैं, एंड देन वील टॉक अबाउट अदर वेक्टर्स जो साइंटिस्ट ने अब डिजाइन कर लिए हैं। प्लीज नोट इट डाउन। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट प्लाज्मिड एज वेक्टर्स, क्योंकि अगर आपको याद हो जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो कोहन एंड बोयर हैं उन्होंने भी प्लाज्मिड को ही यूज़ किया था वेक्टर की तरह, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड को यूज़ किया था। सो लेट्स टॉक अबाउट देम नाउ। सो द फर्स्ट वेक्टर दैट वी यूज इज प्लाज्मिड। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे स्टूडेंट्स। प्लाज्मिड आप सब ने 11th क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया में पढ़ा होगा। क्या होता है प्लाज्मिड? हम जानते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया एक उसका खुद का क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसमें उसके जीन्स हैं सारे, उसकी वर्किंग के लिए, फंक्शनिंग के लिए, हेरिडिटी के लिए, और एक साइड में साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। जेनेटिक डीएनए सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड कैसा भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर या लीनियर कैसा भी हो सकता है, पर प्लाज्मिड हमेशा कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी मेन क्रोमोसोम के अलावा। और इसके अंदर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा उस सेल के लिए, उस बैक्टीरिया की कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कुछ एडेड क्वालिटी उसे प्रोवाइड करता है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स सर्वाइवल। उसके लिए तो क्रोमोसोमल डीएनए है, और इसकी खासियत होती है कि ये उस डीएनए से, जो क्रोमोसोमल डीएनए है, उससे इंडिपेंडेंट
अपना खुद का रेप्लिकेशन कर सकता है. सो इट इज ऑटोनॉमस, सेल्फ रेप्लिकेटिंग. यही तो हम चाहते हैं वेक्टर में. हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि वेक्टर क्या होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, खुद अपनी कॉपीज बना सके. सो इट इज ऑटोनॉमस. हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट. सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सर्क्यूलर, डबल स्ट्रैंडेड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA of bacteria. It is also found in some yeast, but mainly bacteria. Right? Every word is a question. Very very important. जैसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा था लास्ट क्लास में, प्लाज्मिड्स यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जो क्रोमोसोमल DNA है वो ज़रूरी नहीं है सर्कुलर हो, लीनियर भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है डबल स्ट्रैंडेड हो, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, जबकि ये इस तरह से रहता है. इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन्स. इसमें इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं. फॉर आवर नॉलेज वी कैन राइट इंट्रॉन्स एब्सेंट एंड नो हिस्टोन्स. नो हिस्टोन्स, राइट. बट मेन वर्ड्स जो हैं, जो एज अ वेक्टर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वो ऑटोनॉमस, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सर्कुलर. सर्कुलर है तो साइज ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा, लंबा होगा तो मुश्किल होगा, छोटा सा है आराम से फॉरेन DNA इंसर्ट हो जाता है. डबल स्ट्रैंडेड होना भी चाहिए, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डबल स्ट्रैंडेड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. नाउ प्लाज्मिड जो है, कई सारे प्लाज्मिड्स आइसोलेट करे गए हैं. साइंटिस्ट ने एक प्लाज्मिड बनाया है जिसे PBr322 कहते हैं. सो दिस अगेन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो अब हम पढ़ने वाले हैं. साइंटिस्ट ने बनाया है PBr322 vector. This is first artificially made, first artificial vector. Very 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 important. NCERT में एक इसका डायग्राम है स्टूडेंट्स. अभी हम एक स्टोरी, मैं आपको 2 मिनट की स्टोरी सुनाऊंगी और आपको पूरा याद हो जाएगा, नहीं तो ये कभी याद नहीं होता है. PBr322 क्या मतलब है इसका? P मतलब P, that it is a plasmid. P. B और R जो है ये साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने इसे बनाया है. R, B से बॉलिवर एंड R से रॉड्रिक्स. ये दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं, बॉलिवर एंड रॉड्रिक्स. और 322 मतलब जिस लैबोरेटरी में ये बना था वहां पर ये 322 इसका एक्सपेरिमेंट नंबर था या टेस्ट ट्यूब नंबर था. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट और टेस्ट ट्यूब नंबर. एक्सपेरिमेंट नंबर और टेस्ट ट्यूब नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूछते हैं. P स्टैंड्स फॉर, B स्टैंड्स फॉर, R स्टैंड्स फॉर, ये अपने को रटा होना चाहिए. नाउ ये प्लाज्मिड है, यानी ये सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा और इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होगी. इसमें क्या क्या होगा? ओराई मिलेगा हमें, ROP जीन मिलेगा, साइट मिलेगी जहाँ पे कोडिंग होगी प्रोटीन्स के लिए जो हेल्प करेंगे रेप्लिकेशन में. फिर इसमें क्लोनिंग साइट्स होंगी या रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी, राइट. और इसमें सिलेक्टेबल मार्कर होगा कोई ना कोई, जिससे कि हम सिलेक्ट कर पाएंगे कि फॉरेन जीन इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है. ये सब चीज़ें इसके अंदर होंगी, ठीक है. अब इसमें ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें सिंगल ORI होता है, ORI 1 होता है, बट कॉपी नंबर हाई है, यानी एक ही जगह से कॉपिंग स्टार्ट होगी बट बहुत सारी कॉपीज बनेंगी. सो हाई कॉपी नंबर, बट दिस इज 1. ROP तो 1 ही होता है, प्री तो कोई बात नहीं है. क्लोनिंग साइट्स मतलब 8 क्लोनिंग साइट्स हैं. नाउ यू विल से कि मैम अभी अभी आपने बताया था कि क्लोनिंग साइट तो 1 होनी चाहिए प्रेफरेबली, तो एक्चुअली इसमें है तो 8, पर वो 8 अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए हैं. यानी अगर हमने EcoR1 डाला है तो उसके लिए एक ही साइट है. बट अगर सपोज करिए कि आपको इसको BAM H1 से कट कराना है या आपको इसको HIND 3 से कट कराना है तो उसके लिए अलग साइट है. तो 8 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस इस पे काम कर सकते हैं अलग अलग एक ही जगह पर, यानी टोटल 8 क्लोनिंग साइट्स होती है. और सिलेक्टेबल मार्कर्स इसके 2 हैं जो हमने बात की थी. एक तो इसमें जीन है जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट है
उसे ऐसे लिखते हैं एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, और एक है जो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट है, सो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, दो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यू नोट दिस डाउन, देन वील रीड द स्ट्रक्चर ऑफ PBr 322। नाउ स्टूडेंट्स, इस PBr का स्ट्रक्चर पढ़ने के पहले आइए हम एक और नोट लिख लेते हैं केवल, और उस नोट में हम ये लिख रहे हैं कि जो ये प्लाज्मिड्स होते हैं इनका नंबर भी हम लिख लेते हैं। ये बैक्टीरियल सेल के अंदर एक भी हो सकता है, मल्टीपल कॉपीज भी हो सकती हैं, अप टू 500 to 700। एक बैक्टीरिया में इतने सारे प्लाज्मिड्स भी मिल सकते हैं जिन्हें हम क्लोनिंग वेक्टर्स की तरह यूज कर सकते हैं। क्लोन इसीलिए क्योंकि यही होस्ट सेल के अंदर जाकर क्लोन्स बनाएंगे, मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, और इसके अंदर क्योंकि हमारा फॉरेन DNA इंसर्ट है तो वो भी मल्टीप्लाई होगा। सो प्लाज्मिड्स जो हैं ये 1 to 500 to 700 है, ये अप्रॉक्सीमेट है इन नंबर इन ईच सेल, यानी ईच बैक्टीरियल सेल में या बैक्टीरिया में इतने हो सकते हैं एक बैक्टीरिया में। नाउ ये जो प्लाज्मिड्स हैं इसके अलावा बैक्टीरियोफेजेस को भी यूज करते हैं, हम पढ़ेंगे अभी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ PBr 322, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये NCERT में एक डायग्राम दिया हुआ है जो कभी समझ में नहीं आता, कभी याद नहीं होता। आप में से जिन्होंने कोशिश की है, आई एम श्योर आप मेरे साथ अग्री करोगे, ठीक है। पहले आइए हम डायग्राम बनाते हैं। प्लाज्मिड है तो सर्कुलर बनाया और 2 स्ट्रैंड्स बनाए, डबल स्ट्रैंडेड DNA सर्कुलर, राइट। अब इसके पास ओराई रीजन होना चाहिए, ROP रीजन होना चाहिए, 8 क्लोनिंग साइट्स हैं और 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, यानी वो जीन्स हैं। यानी हमें 8, 2, 10, 2, 12 चीजें बनानी है। कैसे बनाएं, कहाँ बनाएं, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ 2 मिनट की, उससे आपको सब याद हो जाएगा। स्टोरी में क्या है, करीब 7:30 PM 7:30 बजे ये स्टोरी शुरू होती है, क्योंकि उस समय पर 2 फ्रेंड्स, नाम ध्यान से सुनिएगा, प्रशांत और पवन, ये दोनों एयरपोर्ट के लिए निकले। तो 7:30 बजे स्टोरी का ओरिजिन हुआ, जिसमें प्रशांत और पवन एयरपोर्ट के लिए निकले। एयरपोर्ट पे पहुंचकर उन्होंने इकोनॉमी क्लास की टिकट खरीदी। क्या किया उन्होंने, इकोनॉमी क्लास की टिकट खरीदी। फिर वो हिंदुस्तान के, क्योंकि वो इंडिया में है, प्रशांत पवन इंडियन नेम्स है, हिंदुस्तान के 3rd टर्मिनल से, जो इंडियन एयरपोर्ट है, हिंदुस्तान के 3rd टर्मिनल से टर्की के लिए उन्होंने फ्लाइट बोर्ड करी, बोर्ड करने के लिए गए वो। सो हिंदुस्तान के 3rd टर्मिनल से टर्की के लिए उन्होंने फ्लाइट बोर्ड करी। बोर्ड करने के पहले फ्लाइट के बाहर उन्हें कौन मिला, सलमान खान, राइट। तो क्या हुआ, 7:30 बजे ओरिजिन हुआ, यानी निकले प्रशांत और पवन एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पे उन्होंने क्या किया, इकोनॉमी क्लास की टिकट खरीदी। हिंदुस्तान के 3rd टर्मिनल से उन्होंने टर्की के लिए फ्लाइट पकड़नी थी उन्हें। फ्लाइट के बाहर उन्हें सलमान मिला, और जो प्रशांत था वो बहुत बड़ा फैन था सलमान खान का, तो वो तो उसको देख के रोने ही लग गया। सो प्रशांत ने क्या किया, रोना शुरू कर दिया, प्रशांत रोया, रोने लग गया। और जो पवन था वो भी फैन था, उतना बड़ा नहीं था कि रोने ही लग जाए, लेकिन उसको भी यकीन तो नहीं हुआ, तो उसने सलमान को 2 बार टच करके देखा। जब यकीन हो गया, प्रशांत को चुप कराया, सलमान भाई ने एज यूजुअल दोनों को ऑटोग्राफ दिया, दोनों के साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाई, दोनों को अंदर ले गए फ्लाइट के, तीनों अंदर गए और तीनों भाई खुशी खुशी टर्की पहुंच गए, राइट। अब हम इस स्टोरी को इस डायग्राम में फिट करते हैं, आइए देखें कैसे। कितने बजे निकले दोनों, 7:30 बजे। अगर हम इसे घड़ी माने तो यहाँ कहीं 6 होगा, यहाँ कहीं 7 होगा, यहाँ कहीं 7:30 होगा। सो इस जगह पर कहानी का ओरिजिन होता है, यानी यहाँ पर क्या है, ओराई साइट है, राइट। नाउ नेक्स्ट, ओराई के बाद में ये कहाँ के लिए निकले, कौन कौन निकला, प्रशांत और पवन। प्रशांत मतलब यहां पर क्या काम करेगा, प्रशांत PST1, आपको याद है ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, प्रोविडेंशिया स्टोआटाई फर्स्ट, जो इस बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है। और दूसरा दोस्त है पवन,
सो PVU 1 कहाँ के लिए निकले? एयरपोर्ट. सो दिस इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस. एयरपोर्ट का A और P हमने ले लिया. ये पवन का PV, प्रशांत का PS. अब इन्होंने क्या किया? ये एरिया हो गया ये वाला. नाउ ये पहुंचे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पे इन्होंने इकोनॉमी क्लास की. तो इस साइड पे कौन काम करेगा? इको R1. इकोनॉमी क्लास की तो इस एरिया में एक और एंजाइम काम करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसे CLA1 कहते हैं. सो इकोनॉमी क्लास की इन्होंने टिकट खरीद ली और फिर ये हिंदुस्तान के तीसरे टर्मिनल से निकले. तो यहां पर अगली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है हिंदुस्तान का हिंद और तीसरा टर्मिनल तो 3. ये पूरा अगला सेगमेंट हो गया. राइट. हिंदुस्तान 3 से इन्होंने पकड़ी फ्लाइट और कहां के लिए? टर्की के लिए. तो यहां पर टर्की का टर्की. सो T और R हमने ले लिया. टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली साइट है यहां पे. और यहां पर उन्हें बाहर, तो यहां काम करेगा BAM H1. बाहर कौन मिला? सलमान. तो यहां काम करेगा SAL1. सलमान मिला. ठीक है. तो ये अगला एरिया हो गया पूरा. ऐसे बना देती हूं मैं, लाइक दिस. राइट. सलमान को देखकर जो प्रशांत था वो क्या हो गया? रोने लग गया. तो यहां पर है रोप, ROP. रोने, रोने का रोप. और पवन को यकीन नहीं हुआ तो पवन ने क्या किया? 2 बार छूकर देखा. तो यहां पे काम करेगा PVU 2. 2 बार छूकर देखा तो याद रहेगा हमें PVU 2. ये स्ट्रक्चर होता है. इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अगर आप ध्यान से देखें, एक ये हिस्सा जिसमें प्रशांत, पवन एयरपोर्ट के लिए निकले. लेट अस ड्रॉ थोड़ा सा और अच्छे से. ये यहां से यहां तक, दिस इज 1 सेगमेंट. दिस प्रशांत, पवन एयरपोर्ट के लिए निकले. पहला. दूसरा, एयरपोर्ट पे जाके उन्होंने क्या किया? इसको हम ऐसे बना देते हैं ताकि हमें याद रहे. अलग शेड दे देते हैं. एयरपोर्ट पे उन्होंने इकोनॉमी क्लास की टिकट खरीदी और हिंदुस्तान के तीसरे टर्मिनल से निकले. कहां के लिए निकले? अगला रीजन टेट्रासाइक्लिन, टर्की के लिए. बाहर मिला सलमान खान. ठीक है. तो 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन. 3 रीजन ये हो गए. इसके अलावा फिर हम एक गैप छोड़ते हैं और फिर अगला रीजन आता है. प्रशांत रोने लग गया और पवन ने दूसरी बार छूकर देखा. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. इससे मत कंफ्यूज होइएगा. लाइक दिस. तो हम क्या करते हैं? सर्कल बनाते हैं. सर्कल में 8 डिविजन्स कर दीजिए. 8 पार्ट्स बना दीजिए. 8 पार्ट्स बनाने के बाद में 7:30 बजे ओराई रीजन बनाइए. एक गैप दीजिए. फिर प्रशांत, पवन एयरपोर्ट, इकोनॉमी क्लास हिंदुस्तान का तीसरा टर्मिनल, टर्की, बाहर सलमान. ठीक है. ये 3 एक रीजन में आए, ये 3 एक रीजन में आए, ये 3 एक रीजन में आए. ये सब साथ में बनाना है हमें. फिर एक गैप, फिर ROP PVU, फिर एक गैप, फिर ORI, फिर एक गैप. तो इस तरह से ये हमारा एंटायर स्ट्रक्चर बन गया. राइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PBR 322 which was discovered, which was made, artificially made by Bolivar and Rodrigues. It's a plasmid. 322 इसका experiment number है. Right. So you note this down, then we'll write the names of all the enzymes once. So now students, आइए इस डायग्राम में हम इन सब के नाम एक बार लिख लेते हैं. 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. ये हम लिख चुके हैं. 1 and 2 दे आर सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हमें हेल्प करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ. एक ओराई हो गया, एक ROP हो गया. अब हमें मेन 8 रेस्ट्रिक्शन साइट्स लिखनी है. 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट. आइए इनके नाम लिख देते हैं हम. PST से पहले PST1, this is what we know, this is प्रोविडेंशिया. हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. कैपिटल पहला अल्फाबेट जो है ये जीनस डिनोट करता है.
स्टुअर्टाई, और ये दो अल्फाबेट सेकंड और थर्ड स्पीशीज के होते हैं. देन PVU1, इसमें दिस इज प्रोटियस वल्गैरिस 1. देन नेक्स्ट इज EcoR1, और ये हम जानते हैं क्या होता है, एस्चर्चिया कोलाई RY13, राइट, E कोलाई R. देन नेक्स्ट क्ला1 जो है, ये हमने लास्ट क्लास में इसका नाम नहीं लिखा था, दिस इज, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ PBR में इसको यूज किया है. दिस इज कैरियोफेनॉन, राइट, लैटम. तो लैटम का ला और कैरियोफेनॉन का सी, सब बैक्टीरियाज हैं. देन नेक्स्ट इज हिंद 3 में हीमोफिलस, ये हम जानते हैं, हमने कई बार पढ़ा है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी 3, इस बैक्टीरिया से, ये दो स्पीशीज और ये जीनस. देन बाम H1 हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, सारे पढ़े थे. बाम H1, दिस इज बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियंस. सब क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स. एंड कितने हो गए, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हुए, एक सेकेंड, हाँ ठीक है. और लास्ट साल1, दिस इज स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस, साल1. और लास्ट हम लिख नहीं रहे हैं, बट एक्चुअली वो क्या है, PVU2, यानी प्रोटियस वल्गैरिस ही है, इसी जीनस के, इसी स्पीशीज से लिया है, इसके बाद आइडेंटिफाई हुआ था, तो ये सेकंड हो गया, राइट. अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, हमें जो याद रखना है, सारे 1 हैं, क्योंकि एक तो ये पूछा जाता है कि PBR में कौन सा क्लोनिंग साइट, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट है, काम कर सकता है, हमें पता होना चाहिए सारे नाम. प्रशांत, पवन, इकोनॉमी, क्लास, हिंदुस्तान की तीसरी टर्मिनल, बाहर सलमान खान, और पवार ने दोबारा टच किया, ये सारे 8 हैं. नाउ नंबरिंग भी पूछते हैं. नंबरिंग याद रखना बहुत ईजी है. हिंदुस्तान का तीसरा टर्मिनल था, राइट, तो ये 3 है, और पवार ने 2 बार टच किया तो PVU2 है, बाकी सारे 1 हैं. बहुत ईजी है याद रखना. सो ओनली ये हिंद 3 है और पवार 2 है, बाकी ऑल आर 1 इफ यू विल सी. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है. अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का जो जीन है, वहां पर कौन से एंडोन्यूक्लियस काम कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो ये वाले दोनों. एयरपोर्ट कौन कौन गए थे, प्रशांत और पवार. टेट्रासाइक्लिन के एरिया में कौन से आते हैं, बाहर सलमान मिला, तो ये दोनों. ऐसे पूछते हैं, या ऐसे पूछते हैं कि जिस जगह पर, जिस साइट पर प्रोटियस वल्गैरिस 1 PVU1 एक्ट करेगा, वहां पर कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट है. यहां पर कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है. क्वेश्चन आएगा EcoR1 वाली रेस्ट्रिक्शन साइट पर कौन सा मार्कर है, कोई मार्कर नहीं है, केवल इन 2 जगह पर है, राइट. सो दिस इज अबाउट PBR 322, first artificial cloning vector, which is a plasmid. You note this down, then we'll read about few more types of plasmids and the other cloning vectors. So students, this structure is very 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 important. And now let's talk कि जो plasmids हमने पढ़े हैं, ये plasmids वैसे तो आपने इसको आई एम श्योर 11th क्लास में प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में पढ़ा ही होगा. प्लाज्मिड्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा R प्लाज्मिड, F प्लाज्मिड, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं. सो टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स. प्लाज्मिड मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर जो है, पहला R प्लाज्मिड. R प्लाज्मिड मतलब ऐसा प्लाज्मिड, प्लाज्मिड मतलब अगेन वही सेल्फ रेप्लिकेबल, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड DNA, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, बैक्टीरिया में जो मिलता है, पर इसके अंदर एक ऐसा जीन है जो उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है. सो व्हाट डज दिस डू, प्रोवाइड्स, ये पूछते हैं, रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया अगेंस्ट एंटीबायोटिक. सो दे आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट. एग्जाम्पल, अगर एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंस दे रहा है तो ऐसे लिखते हैं
टेट्रासाइक्लिन के लिए दे रहा है तो ऐसे लिखते हैं। और अगर ये वेक्टर होस्ट के अंदर पहुंच गया तो ऑब्वियसली फिर होस्ट के अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आएगा, दैट वील टॉक। सो इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देते हैं और इस तरह से हम पहचान करते हैं। एक और होता है जिसे कॉल प्लाज्मिड बोलते हैं, ये कॉल्चिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सो आई एम नॉट राइटिंग डिटेल, दे प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉल्चिसिन टू द बैक्टीरिया। कॉल्चिसिन हम जानते हैं एक अल्कलॉइड है जो हमने माइटोटिक पॉइजन में पढ़ा था 11th क्लास में। देन एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड मीन्स फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ये बैक्टीरिया को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। सो इट प्रोवाइड्स फर्टिलिटी फैक्टर टू बैक्टीरिया, ये भी यूज करते हैं एज वेक्टर टू बैक्टीरिया, राइट। अगर बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो उसे एफ पॉजिटिव स्ट्रेन बोलते हैं इफ प्रेजेंट, और अगर नहीं है प्रेजेंट तो उसे एफ नेगेटिव स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं इफ दिस प्लाज्मिड इज नॉट फाउंड, राइट। नाउ देयर इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग जो हम आगे पढ़ेंगे जिसकी डिटेल्स, एंड दैट इज टी आई प्लाज्मिड। इसमें टी कैपिटल आता है, आई स्मॉल आता है। टी आई प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये ट्यूमर इंड्यूस कर सकता है। प्लांट्स में जनरली ट्यूमर मतलब कैंसरस सेल, सेल की एक्सेप्शनली ग्रोथ होने, डिविजन्स होने लग जाते हैं अनकंट्रोल्ड वे में, तो ट्यूमर गठाने हो जाती हैं या किसी भी रूप में ट्यूमर हो जाएगा। सो दे आर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इनकी क्वालिटी है कि अगर ये पहुंच गए अंदर होस्ट सेल के तो ये ट्यूमर कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। और ये मिलते हैं, ये हम पढ़ने भी वाले हैं, मिट्टी में एक बैक्टीरिया रहता है सॉइल बैक्टीरियम जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत क्वेश्चन आता है। ये सॉइल बैक्टीरिया, इट्स अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और उसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग, ये फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, ये ट्यूमर करेगा, ये फर्टिलिटी फैक्टर प्रोवाइड करेगा, ये कॉल्चिसिन के अगेंस्ट और ये एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स। इसको हम सिलेक्टेबल मार्कर की तरह इनकी क्वालिटी को यूज करते हैं। सो दिस इज अबाउट प्लाज्मिड जो मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर है, बट देर आर अदर वेक्टर्स ऑल्सो। सो यू नोट दिस डाउन, देन वील राइट अबाउट अदर वेक्टर्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, अदर वेक्टर्स की अगर हम बात करें, हम कोशिश करते हैं उसको एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में ही पढ़ने की। हम जानते हैं कि मेनली जो वेक्टर्स हैं उसको हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया था, हम कौन सा वेक्टर यूज़ करेंगे कि कितना बड़ा इंसर्ट है, यानी जो फॉरेन डीएनए हमें इंसर्ट करना है उसका साइज कितना है, राइट। सो नाउ लेट अस सपोज दिस इज सीरियल नंबर। पहला जो वेक्टर है, आइए हम वेक्टर का नाम लिखते हैं। पहला वेक्टर जो हमने अभी अभी पढ़ा, प्लाज्मिड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिड। देन वो किस ऑर्गेनिज्म से निकलता है, में मिलता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिज्म। सो प्लाज्मिड्स किन में मिलते हैं, बैक्टीरिया। सो दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, राइट। देन सो वेक्टर, देन ऑर्गेनिज्म, देन ऑर्गेनिज्म के बाद में वो जो वेक्टर है वो कितना इंसर्ट का साइज को अकोमोडेट कर सकता है। सो मैक्सिमम इंसर्ट साइज, इंसर्ट साइज। और अगर उसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बात है तो वो भी हम लिख लेंगे, अदर फैक्ट्स, राइट। प्लाज्मिड बैक्टीरिया से आइसोलेट होते हैं, बट ये बहुत छोटा इंसर्ट अगर है, जीन इंसर्ट, अप टू 15 किलो बेस, अप टू 15, ऐसे लिखते हैं KBS, 15 किलो बेस, या इस S को हटा दीजिए, 15 KB। क्या मतलब है इस KB का, आइए वो हम समझ लेते हैं। 1 KB इज इक्वल टू किलो बेस। क्या फुल फॉर्म इसका, किलो बेस। किलो मतलब 1000 न्यूक्लियोटाइड लंबा सीक्वेंस अगर है तो उसे 1 किलो बेस बोलेंगे।
तो 15 किलो बेस मतलब 15,000 न्यूक्लियोटाइड्स का अगर वो फॉरेन डीएनए हमें इंसर्ट करना है तब तक हम प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं, जो काफी होता है, तो नॉर्मली प्लाज्मिड ही यूज होता है. सो दिस इज 1000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंस, तब हम उसे 1 kb बोलते हैं. बट ये 15 kb तक का अकोमोडेट कर सकता है. और हमें पता है कि ये सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया होता है. वी आर नॉट राइटिंग द डिटेल्स. सो दिस इज द फर्स्ट वन. नाउ सेकेंड, काफी सारे बैक्टीरियोफेजेस होते हैं. अब हम जानते हैं बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डालेगा और मल्टीपल कॉपीज बनाता है, भयंकर रूप से ग्रो करता है. तो अगर हमने उसके वायरस के डीएनए के साथ या आरएनए के साथ जो भी जेनेटिक मटेरियल है, अगर हमने उसके साथ हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया तो वो भी कॉपी बना लेगा, राइट? और वो कॉपी बना लेगा, यही तो हम चाहते हैं. सो बैक्टीरियोफेजेस को भी हम यूज कर सकते हैं. जो भी सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, क्लोन कर सकता है, खुद का ORI है, खुद का कोई सिलेक्टेबल मार्कर है, उन सबको, स्मॉल साइज है, उन सबको हम वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं. सो सेकेंड इज बैक्टीरियोफेजेस. नाउ दो बैक्टीरियोफेज मोस्ट कॉमनली यूज हुए हैं. नंबर 1 इज लैम्डाफेज. लैम्डाफेज, राइट? इससे जो हमने वेक्टर निकाला है, रिलीज किया है, दिस वी हैव टेकन आउट फ्रॉम लैम्डाफेज. और लैम्डाफेज जो होता है ये अप टू 23 kb किलोबेस न्यूक्लियोटाइड्स को अकोमोडेट कर सकता है. सेकेंड जो यूज करा है वो है M13 फेज से हमने वेक्टर बनाया है. M13 जो होता है इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. दो ही होते हैं स्टूडेंट्स, एक 173 और एक M13. ये दो ही सिंगल स्ट्रैंडेड बैक्टीरियोफेजेस हैं, अदरवाइज ऑल आर डबल स्ट्रैंडेड, राइट? सो दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड, दिस हैज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और वायरस का नाम है M13 फेज. इंपॉर्टेंट, सिंगल स्ट्रैंडेड है, राइट? नाउ ये बहुत छोटे सीक्वेंसेस को लेके जाता है, स्मॉलर, वेरी स्मॉल सीक्वेंसेस, स्मॉलर सीक्वेंस. सो दीज आर द बैक्टीरियोफेजेस. नाउ द थर्ड कैटेगरी, हमने पढ़ा था इंसर्ट का साइज के ऊपर डिपेंड करता है. प्लाज्मिड, देन बैक्टीरियोफेज. नाउ थर्ड, साइंटिस्ट ने क्या किया स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफेज, लैम्डाफेज जो है उसका ORI ले लिया पार्ट और बाकी पार्ट प्लाज्मिड का ले लिया. तो फेज का एक पार्ट, प्लाज्मिड का एक पार्ट, तो फाज्मिड नाम का आर्टिफिशियल बना लिया. सो थर्ड इज फाज्मिड, जिसे ऐसे लिखते हैं फाज्मिड. किस किस से, कहाँ से है ये? इसमें लैम्डाफेज का तो ORI ले लिया, साइज बढ़ गया. प्लाज्मिड था नॉर्मल, उसमें ये ORI को इंसर्ट कर दिया और बढ़ गया और ये मल्टीपल कॉपीज बनाने लग गया. सो लैम्डाफेज प्लस प्लाज्मिड, प्लस प्लाज्मिड. तो हमने नाम कैसे लिया है, फेज और मिड, तो इसको बोलते फाज्मिड है, राइट? सो फाज्मिड कैसे बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाज्मिड जो है उसमें हमने ORI तो लिया है, लैम्डाफेज, एक बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड को ज्वाइन करके साइंटिस्ट ने बनाया है. और ये 25 से 35 kb तक की बेसिस को लेके जा सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स को लेके जा सकता है. नाउ नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो है कॉस्मिड. कॉस्मिड जो है ये भी साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियली बनाया है. कॉस्मिड में क्या करते हैं, सॉरी कॉस्मिड ई नहीं आएगा, कॉस्मिड एक साथ है ये, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज लाइक दिस. कॉस्मिड, कॉस्मिड जो है उसमें मिड मतलब एक तो प्लाज्मिड लिया है और कॉज मीन्स इस लैम्डाफेज की ORI रीजन नहीं लिया, इसकी कॉस्मिक साइट ली है, कॉस साइट ली है. कॉस साइट का क्या मतलब है अभी हम समझते हैं. सो कॉस साइट जो किसकी होती है, ऑफ लैम्डाफेज प्लस प्लाज्मिड,
प्लस प्लाज्मिड, तो नाम कैसा दिया है हमने, कॉस्मिड, ये इसका नाम हो गया। और ये और बड़ा यानी अप टू, इस पे क्वेश्चन आता है 45 किलो बेस तक के इंसर्ट्स को होस्ट सेल तक पहुंचा सकता है। नाउ स्टूडेंट, कॉस साइड का क्या मतलब है, एक्चुअली ये वाला जो लेमडा फेज होता है इसमें बहुत सारी बेस पेयर्स हैं, अराउंड 40,000 बेस पेयर्स हैं, बट उसमें से जो आखिरी की 12 बेसेस होती हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होती हैं, और सिंगल स्ट्रैंडेड हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, वो स्टिकी एंड की तरह बिहेव करेंगी, सो वो इजीली लिंक हो सकती हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड वेक्टर। नाउ नेक्स्ट, राइट, मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, यहाँ कॉस साइड हो गया, यहाँ ओराई रीजन हो गया। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ इज आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स बनाए हैं, जिसमें पहला है बैक, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ऑब्वियसली किससे बनेगा, बैक्टीरिया से। ये अराउंड 200 to 300, कभी कभी स्टूडेंट्स 100 to 500 भी लिख देते हैं इसका एवरेज, बट एक्चुअली 200 से 300 के भी काफी बड़े सीक्वेंसेस को लेकर जा सकता है ये। देन नेक्स्ट इज द YAC, दैट इज यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कहाँ से इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, किससे बनाएंगे, ये सब आर्टिफिशियली बनाए हुए हैं। नेचुरल कौन से हैं, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, ये दोनों नेचुरल हैं, नेचुरल, ये भी नेचुरल है, बाकी सब ये आर्टिफिशियली मेड है, आर्टिफिशियल। प्लाज्मिड्स भी आर्टिफिशियल बना सकते हैं, जैसे कि हमने PBr 322 बनाया है, बट ये नेचुरली भी मिलते हैं। नाउ YAC जो है ये यीस्ट से होगा, और ये काफ़ी बड़े अप टू 1000 किलो बेस तक के सीक्वेंसेस को लेके जा सकता है, इसीलिए इसे यूज़ करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, जो हम पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसका यूज़ हुआ है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन से भी क्रोमोसोम्स बनाए हैं HAC, सो दिस इज ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ऑब्वियसली किससे लेंगे, ह्यूमन से। ये मोर देन 1000 किलो बेस को कैरी कर सकते हैं, राइट। नाउ जो YAC होता है स्टूडेंट्स, जब हम यीस्ट से इस पार्ट को निकालते हैं तो उसमें क्या क्या आना चाहिए वो हम लिख लेते हैं। इसमें टीलोमेरिक एंड आता है, टीलोमेरिक एंड आता है, इसमें सेंट्रोमियर आना चाहिए डिवीजन के लिए, और इसमें यीस्ट का सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्ट भी आना चाहिए। सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्ट आना चाहिए, सेंट्रोमियर आना चाहिए, और टीलोमेरिक एंड आना चाहिए। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस। इसके अलावा कुछ और वेक्टर्स भी होते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए, देन वील राइट अबाउट इट। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू मोर, लेट्स राइट अबाउट देम। वन इज ट्रांसपोसोन वेक्टर, 7 के बाद नंबर 8, ट्रांसपोसोन वेक्टर। ट्रांसपोसोन्स जो होते हैं ये एक्चुअली जंपिंग जीन्स होते हैं या मोबाइल जीन्स होते हैं, दैट मीन्स दे कैन जंप फ्रॉम वन लोकस टू अनदर लोकस। आपको ये बॉटनी में पढ़ाएंगे अच्छे से। सो दे कैन मूव फ्रॉम वन टू अदर लोकस। इसमें जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एक तो ये कि ये वेक्टर की तरह यूज हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इनकी डिस्कवरी किसने की थी, ये मेन क्वेश्चन है। सो दे वर डिस्कवर्ड बाय क्लिंटॉक, राइट, क्लिंटॉक ने इनको डिस्कवर किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। क्लिंटॉक ने 1951 में मेज, जो मक्का है उसमें से इसको आइसोलेट किया था। So this is important, Clintock and Mace, right? Now there is one more type and that is shuttle vectors, shuttle vectors। Now shuttle क्या मतलब होता है, शटलिंग का मतलब हम जानते हैं,
1 2 दोनों तरफ जो जैसे कॉक मूव करती है, तो ये ऐसे वेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक वेक्टर्स जो हैं, यूकैरियोटिक सेल में अगर हमें होस्ट सेल की तरह यूज करना है तो यूकैरियोटिक जो वेक्टर्स हैं वो मोस्टली शटल वेक्टर्स होते हैं. शटल वेक्टर मतलब ये प्रोकैरियोट के अंदर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, यूकैरियोट के अंदर भी कर सकते हैं. सो कैन एग्जिस्ट and replicate in both, this is important, both prokaryote and eukaryote. और ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास 2 टाइप की ओराई होती है. हैव 2 टाइप्स ऑफ ओराई. एक, अगर ये प्रोकैरियोट के अंदर है तो वैसे वो वाली ओराई फंक्शन करेगी और रेप्लिकेशन शुरू कर देगी. यूकैरियोट के अंदर है तो वो वाली शुरू कर देगी. सो 2 टाइप्स ऑफ ओराई एंड सिलेक्टेबल मार्कर्स. तो इसलिए ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों के अंदर जो है फंक्शन कर सकते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं. बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. सो मोस्ट ऑफ दी, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ eukaryotic vectors are shuttle type, right? Now इनके अलावा कुछ और नेचुरल वेक्टर्स भी हैं, जैसे कि जो सिमियन वायरस है, सिमियन वायरस 40, ये बहुत अच्छा सिमियन वायरस हम जानते हैं बॉडी के अंदर जाके अपना डीएनए इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो भी जेनेटिक मटेरियल है डीएनए आरएनए, और वो मल्टीप्लाई करता है बहुत हाई रेट में. सो सिमियन वायरस जो है इसको बहुत अच्छा यूज किया गया है एज वेक्टर फॉर रोडेंट्स. माइस, चूहों में इसको यूज करते हैं. चूहे में जाकर ये बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन करता है. सो इसको यूज किया गया है. कई बार ऐसा भी लिखा रहता है स्टूडेंट्स कि दिस इज फॉर मैमेलियन सेल्स. ऑब्वियसली माइस इज अ मैमल, so this is a vector for mammalian cells, we can say. Now there is one more and that is इसका कॉन्सेप्ट समझ लो पहले आप. जैसे अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें, ये पूछते हैं रॉडेंट्स, एनिमल सेल्स में कुछ रेट्रोवायरस हैं, आरएनए जिनका जेनेटिक मटेरियल है. जैसे फॉर एग्जांपल एडिनोवायरस, हमें जो इन्फ्लुएंजा जो फ्लू होता है, एडिनोवायरस, सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, ये वायरस अगर हमारी बॉडी में, इसने अगर अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, आरएनए, फिर उससे आपको पढ़ाया होगा रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा होगा, और ये मल्टीप्लाई करेगा. और जब ये मल्टीप्लाई करेगा, अगर हम इसे वेक्टर की तरह मॉडिफाई अगर हमने कर दिया है आर्टिफिशियली, हमने उसके अंदर अपना फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इंसर्ट कर दिया है, तो वो भी मल्टीप्लाई करेगा और हमें मल्टीपल प्रोडक्ट मिल जाएगा. राइट नाउ इसमें तो खतरा है क्योंकि वायरस तो डिजीज कॉज कर देगा. फिर हम ये सब कुछ कैसे यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ एक वर्ड लिखा दूंगी, मॉडिफाइड. मॉडिफाइड का मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया है, ये जितने भी वायरसेस की अब हम आगे बात करने वाले हैं, मैं कॉमन पॉइंट बता रही हूँ, इन सबको क्या किया है, उनका जो वायरुलेंस है यानी डिजीज कॉज करने वाला जीन है, उसे डिसार्म कर दिया है, उसे एटेन्युएटेड, उसे वीकेंड कर दिया है. लेकिन फिर भी अगर उस वायरस में ये कैपेसिटी है कि वो होस्ट सेल के अंदर जाकर और मल्टीप्लाई कर सकता है, हाई मल्टीप्लिकेशन शो कर सकता है, तो हम उसे वेक्टर की तरह यूज करते हैं. सो दे ऑल हैव बीन डिसार्म्ड, दे हैव बीन मॉडिफाइड और दे हैव बीन डिसार्म्ड. राइट नाउ एनिमल सेल्स के लिए जो हम यूज करते हैं वो हम रेट्रोवायरस यूज करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, ये सब मॉडिफाइड है फॉर एनिमल सेल, फॉर एनिमल्स, या कई बार मैमेलियन सेल्स भी लिखा रहता है, एनिमल्स लाइक मैमल्स के लिए बेसिकली. सो रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, बहुत क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट. एनिमल्स के लिए रेट्रोवायरस फर्स्ट चॉइस है. राइट और ये कैसे हैं, अगेन दे आर मॉडिफाइड और डिसआर्म्ड, तभी यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं. Right, you note this down, then we'll write few more. Now students, this is important. Mice में simian virus 40, retrovirus for what do you say, animal cells, humans के लिए use करते हैं. Then next is plants में use होता है, जैसे एक होता है cauliflower mosaic virus या tobacco mosaic
virus. They are used for plant cells, for plants. और ये भी वही, ये भी वायरस है. कॉलीफ्लावर मीन्स गोभी, फूल गोभी में ये ट्यूमर कॉज करता है. हमने क्या किया, इसके वायरुलेंस को डिसार्म कर दिया है. फिर भी ये हमारा फॉरेन जीन अंदर ले जाकर और मल्टीप्लाई करेगा मल्टीपल टाइम्स. सो दिस इज कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस एंड दिस इज टी से CMV, तो ये हो गया. और ये टोबैको मोज़ाइक वायरस, मोज़ाइक वायरस. तो इन्हें हम, क्योंकि ये प्लांट में डिजीज कॉज कर रहे हैं, यानी प्लांट में मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने इन्हें डिसार्म कर दिया है, वीकन कर दिया है, और फिर हम इसे कॉलीफ्लावर के अंदर या टोबैको के अंदर उन सेल्स में, प्लांट सेल्स के लिए यूज करते हैं. एंड नाउ द नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज Agrobacterium, the TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens. बहुत क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स. ये एक सॉइल बैक्टीरिया है, सॉइल में रहता है, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स. सब पे क्वेश्चन आता है. ये सॉइल में रहता है, पेड़ों की रूट्स में चला जाता है, और इसका जो प्लाज्मिड है, इस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, जिसे TI प्लाज्मिड कहते हैं, इसके पास एक पार्ट है जिसे tDNA बोलते हैं. सो दिस हैज tDNA, यानी ट्रांसफर्ड DNA. दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड DNA. ये इस DNA को प्लांट क्रोमोसोम, प्लांट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उसके साथ अटैच हो जाता है ये, और फिर ये प्लांट सेल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय पैथोजन. और प्लांट सेल जब इस tDNA के साथ, जो कहाँ से आ रहा है, इसके TI प्लाज्मिड का पार्ट है, राइट, फ्रॉम TI प्लाज्मिड, ये जैसे ही प्लांट के क्रोमोसोम के साथ जुड़ता है, ये गवर्न करता है, इट गवर्न्स द प्लांट सेल टू प्रोड्यूस केमिकल्स, और इन केमिकल्स को ये पैथोजन, ये बैक्टीरिया यूज करता है और प्लांट में ट्यूमर कर देता है. प्लांट की ही मशीनरी को यूज कर रहा है और ट्यूमर करता है. उस ट्यूमर का नाम है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्राउन गॉल ट्यूमर. गांठें हो जाती हैं पूरे पेड़ पे, स्पेशली रूट और शूट का जो जंक्शन है वहां बहुत सारी गांठें गांठें बन जाएंगी. साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने इसकी इस प्रॉपर्टी को यूज किया. उन्हें पता है कि इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है, TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, उसके पास tDNA नाम का एक पार्ट है. उन्होंने इस tDNA को डीएक्टिवेट कर दिया, डिसार्म कर दिया, और वहां अपना फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया, और फिर उन्होंने इसको प्लांट सेल के अंदर डाला. और प्लांट सेल के अंदर डाला तो अब ट्यूमर नहीं होगा, बट ये मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा इनसाइड द प्लांट सेल, और इस तरह से हमें मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगी. सो इट्स ब्यूटिफुल. क्राउन गॉल ट्यूमर करता है, एंड दिस इज यूज्ड एज वेक्टर in modified form, modified or disarmed form, that means इसका वायरुलेंस तो हमने लॉस कर दिया है, लॉस्ट वायरुलेंस, बट कैन स्टिल इंसर्ट, कैन स्टिल ट्रांसफर फॉरेन इंसर्ट और फॉरेन DNA इनटू प्लांट. बट इसकी लिमिटेशन ये है स्टूडेंट्स कि ये सिर्फ प्लांट्स के लिए ही यूज होता है. सो इट इज यूज्ड ओनली फॉर प्लांट्स. दिस इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ प्लांट्स में यूज होगा. ये क्वेश्चन आता है, बैक्टीरिया का नाम आता है, ट्यूमर का नाम पूछते हैं, कौन सा DNA ट्रांसफर होता है, इसके प्लाज्मिड का क्या नाम है. दीज ऑल आर क्वेश्चंस, राइट. नाउ इसी की तरह एक और बैक्टीरिया होता है, ये भी सॉइल बैक्टीरिया है, जिसे कहते हैं, इसमें भी ऐसी TI प्लाज्मिड है. सो TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, सेम जीनस है, एग्रोबैक्टीरियम
राइजोजीनस, राइट, इसको भी वेक्टर की तरह यूज करते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं अब मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड और डिसार्म्ड टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। ये भी बिल्कुल इसकी तरह काम करता है, इसके पास भी टी डीएनए है, ये प्लांट क्रोमोसोम के साथ उसको जोड़ देगा, फिर प्लांट केमिकल्स बनाएगा जिससे कि उसमें ट्यूमर होगा, बट वो कैसी डिजीज होती है, उसे हेरी रूट डिजीज बोलते हैं। सो दिस कॉज हेरी रूट डिजीज और राइजोइड्स। राइजोइड्स मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर तो गांठें गांठें हुई थी, यहाँ पर पूरे पेड़ में से बाल बाल से निकल आते हैं, राइट। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अगेन सेम, इसके वायरुलेंस को लॉस करवा दिया, यानी इसकी जो ट्यूमर या राइजोइड कॉजिंग जीन है उसका लॉस करवा दिया, और उसमें अभी भी लेकिन वो फॉरेन डीएनए को लेकर जाएगा प्लांट के अंदर और मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। एंड दैट इज द रोल ऑफ वेक्टर, कि वो लिंक हो सके फॉरेन डीएनए के साथ, वो डिफरेंशिएट करवा सके रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में, वो उसे होस्ट सेल तक पहुंचा सके और होस्ट सेल में जाकर मल्टीपल कॉपीज बना सके। यही तो वेक्टर का काम है। सो इसमें क्वेश्चन आता है हेरी रूट डिजीज कौन करता है, और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस कॉज करता है, और इसको भी हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं। ये दोनों नेचुरल वेक्टर्स हैं जिसे हमने मॉडिफाई किया है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर्स। हमने एंजाइम्स पढ़ लिए, हमने वेक्टर्स पढ़ लिए। अब वेक्टर और एंजाइम लिंक हो गया है, राइट, सॉरी, वेक्टर और फॉरेन डीएनए को हमने एंजाइम डीएनए लाइगेज से लिंक करा दिया है। अब ये रिकॉम्बिनेंट बन गया है, इसका कॉम्बिनेशन चेंज हो गया है, वेक्टर और फॉरेन डीएनए। अब हमें इसे होस्ट सेल के अंदर डालना है। कैसे हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाएंगे, क्या टेक्निक्स के थ्रू हम इसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, दिस ऑल वील रीड इन द नेक्स्ट क्लास. So till the next class, a very happy learning and have a good day. Thank you.